को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा मुख्य विषय है नैनो यूरिया, इसके मुख्य वक्ता जो आज हमारे बीच में है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इस नैनो यूरिया के जनक डॉक्टर रमेश दालिया साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह जी। मैं सम्माननीय वाइस चांसलर महोदय एवं सम्माननीय मार्केटिंग डायरेक्टर सर इफ्को और इफ्को मार्केटिंग ऑफिस जयपुर से और इफ्को के अधिकारीगण जो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर से जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं आईटी टीम का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको इस कोरोना के समय में संभव बनाया कि हम किसानों के साथ जुड़ सकें एवं किसानों को इफ्को के प्रयासों के बारे में जानकारी दे सकें। और इसी कड़ी में इफ्को के प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर यूएस अवस्थी एंड इफ्को के समस्त मैनेजमेंट की तरफ से मैं राजस्थान के सभी किसानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा एवं जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा वो मैं हिंदी माध्यम में करूंगा, जिससे कि जितने भी किसान भाई जुड़े हैं वो किसान भाई इसको समझ सकें एवं जान सकें। तो सभी को एक मेरी स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। मैं पुनः सभी किसानों का और किसानों को मैं विशेषकर किसान परिजन बोलता हूं कि सभी किसान परिजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं, इसलिए मैं अपने आप को उनका घर का सदस्य मानता हूं। तो किसान परिजनों, आज हम नैनो यूरिया तरल, एक नैनो यूरिया, एक नैनो फर्टिलाइजर, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इफ्को के द्वारा इफ्को के द्वारा भारत में विकसित एक नया उत्पाद है, जिसको पौधों के लिए और वातावरण के फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले यदि हम जाने कि फर्टिलाइजर क्या है, मैं आपको एक ओवरऑल एक जानकारी देना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर क्या है, उर्वरक क्या चीज है। किसानों, उर्वरक विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जिसमें करीब 14 से 17 प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे को अपने विकास के लिए आवश्यक है। इनको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन सभी न्यूट्रिएंट्स में आप लोग भी इस तरीके का खाद उपयोग करते होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, लाइक दैट। इन सब के अंदर पौधे को सबसे अधिक मात्रा में जिस खाद की आवश्यकता होती है वह नाइट्रोजन खाद है। नाइट्रोजन पौधे को क्यों चाहिए, नाइट्रोजन क्या काम करता है पौधे के अंदर, और किन किन पौधों के अंदर काम करता है, उन पौधों की कुछ आप पौधों की जो इमेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इससे आप पहचान पा रहे होंगे। विशेष करके राजस्थान की कुछ फसलें हैं इसमें, जैसे कि बाजरा, ज्वार। तो किसान भाई अपने आप से संबंध कर रहे होंगे कि वो इन फसलों के ऊपर जो नाइट्रोजन का खाद प्रयोग करते हैं, इन खादों से पौधे को क्या लाभ होता है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन के रूप में हम एक बहुत कॉमन खाद प्रयोग करते हैं, यूरिया। और ये यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। अब ये नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधे के अंदर क्या करता है, यदि हम ये देखें तो पौधे के संतुलित विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आप दो पौधे देख रहे होंगे गमलों के अंदर, जिसमें एक तरफ एक पौधा बिना नाइट्रोजन के है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही उस पौधे को नाइट्रोजन का पोषण मिला, उस पौधे का विकास हुआ, उस पौधे की वृद्धि हुई। नाइट्रोजन पौधे के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो हम समझते हैं। क्लोरोफिल
ऐसे पिगमेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिससे पौधा सूर्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके एक क्रिया करता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, और उससे ही पौधा अपना भोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और उसको हम ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट और दूसरे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स के रूप में। इसी प्रकार कोशिका भित्ति के तत्व और ऊर्जा के यौगिक, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक मटेरियल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सभी के तत्वों का एक जो स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, इसकी संरचना का एक भाग है, वो नाइट्रोजन होता है। इसीलिए पौधे को नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे तत्व यहाँ पर प्रदर्शित करके आपको दिखा रहा हूं। इन तत्वों में आप देख रहे होंगे कि पौधे का क्लोरोफिल है, अमीनो एसिड है, या ऊर्जा के यौगिक हैं, या आनुवंशिक सामग्री है। इन सब की संरचनाओं के बीच में आपको कहीं पर एन लिखा हुआ दिखाई देगा। ये इस बात का प्रतीक है कि इन संरचनाओं के आकार का जो मुख्य भाग है, संरचना का जो भाग है, वह नाइट्रोजन। तो पौधे को नाइट्रोजन संतुलित मात्रा में मिले, इसके लिए हम खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब से हरित क्रांति आई है, देश उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। बहुत सारी फसलों में हम आज भारत आत्मनिर्भर है उत्पादन के रूप में। लेकिन यदि हम एक बड़े बड़े आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 1977 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा शुरू हुआ था और शुरू होने की दशा में था, उस समय भारत में हम लोग जो खाद डालते थे वो करीब 26 किलो प्रति हेक्टेयर डालते थे, ये एवरेज है। और 2019 के अंदर हम करीब 137 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद डालते हैं। ये एवरेज एनपीके का है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का। और जब यही बात हम उत्पादन के रूप में देखते हैं तो 1976 में जो हमारा उत्पादन 1 हेक्टेयर में था वो करीब 155 केजी पर हेक्टेयर था, और 2018 में करीब 180 किलोग्राम पर हेक्टेयर था। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखेंगे कि खादों के प्रयोग में वृद्धि हमने करीब 431% की है, और उत्पादन हमारा 17% बढ़ा है, 17.5%। तो इस तरीके से ये बताता है कि हम समय के साथ खादों का प्रयोग करते गए। अब एक इंडेक्स होती है किसान भाइयों कि उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात या फिर फर्टिलाइजर रेस्पॉन्स रेशियो। फर्टिलाइजर रेस्पॉन्स रेशियो के अंदर हम इस चीज को मेजर करते हैं कि यदि मैं 1 किलोग्राम खाद डालता हूं एनपीके का, तो उससे मुझे कितने किलोग्राम धान की पूर्ति होती है या धान मैं प्राप्त कर सकता हूं खेत से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के द्वारा पब्लिश्ड आंकड़ों को यदि हम नजर डालें तो हम ये पाते हैं कि 1960 से 70 के दशक में उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात करीब 12 केजी था, कि मतलब 1 किलो खाद डालो तो 12 किलो धान उत्पादन होगा। और वक्त के साथ जब आप देख रहे हैं कि 2010 से 2017 के समय में उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात केवल 5 रह गया है। इसका मतलब यह है कि हम 1 किलो खाद डालें तो केवल 5 किलो धान प्राप्त हो। तो समय के साथ हम खाद खेतों में ज्यादा डाल रहे हैं, और जो धान का उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। अब आप स्क्रीन पर 2 फोटो देख रहे होंगे। एक तरफ एक माताजी यूरिया खाद का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे तरफ एक भाई एक यूरिया खाद का प्रयोग कर रहे हैं। ये केवल प्रतीकात्मक फोटो है। प्रतीकात्मक फोटो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले हम सरसों के खेत की तरफ आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि पहले हम कितना कम खाद डालते थे और आज हम ज्यादा खाद डालना शुरू हो गए। इस फोटो से मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं। अब अधिक जब स्पेशली ये जो खाद जो लोग डाल रहे हैं, किसान भाई और माताजी डाल रहे हैं, ये यूरिया खाद है। अब यूरिया खाद नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, लेकिन यूरिया खाद का यदि हम अधिक उपयोग करें तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं।
किसान भाइयों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आप एक तरफ फोटो में देख रहे होंगे कि एक हाथ से हम यूरिया खाद पौधे के ऊपर डाल रहे हैं और नीचे एक संख्या लिखी हुई है 30%। जो यूरिया खाद हम प्रयोग करते हैं खेतों के अंदर, इस यूरिया खाद की पौधे की अवशोषण करने की क्षमता या पौधे की अवशोषण करने का भाग, जिसे अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं, वो 30 से 40% होती है। इसका मतलब यह होता है कि यदि हम 100 केजी खाद खेत में डालें तो करीब 30 केजी खाद पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी का बच्चा 70 केजी खाद आपके वातावरण में जाता है। अब वातावरण में खाद क्या करता है? वातावरण में जब ये जाता है तो ये वायु प्रदूषण करता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ये एक बहुत ही नुकसानदायी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, उसका उत्सर्जन करता है। ये नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ये हमारे धरती को गर्म करती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना बोलते हैं। इससे अमोनिया का उत्सर्जन भी होता है, अमोनिया गैस का उत्सर्जन होता है, जो भी हमारे वायु प्रदूषण करता है। आप देख रहे होंगे कि जब जब वायु प्रदूषण के आंकड़े आते हैं, उसके अंदर इस तरीके के आंकड़े आते हैं कि PM1 कितना है, PM2 कितना है, नॉक्स कितना है। अब जो नॉक्स है वो नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन जो खादों के द्वारा जो और जो वातावरण में जाता है, उसकी मात्रा 70% से अधिक होती है। दूसरा, जो खाद जो हवा में नहीं गया वो आपके मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में समय के साथ ये जब हम पानी देते हैं या बारिश का मौसम होता है, उसके साथ ये जमीन में नीचे जा करके ये हमारे पानी का जो तल होता है वहां तक भी पहुंच सकता है, जिसे नाइट्रेट लीचिंग कहते हैं। और ये पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। ये बहुत सारे राज्यों में भारत में अभी समस्या है जहां पर पीने के पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा अधिक है। उसका एक कारण नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। दूसरा, जब हम यूरिया का अधिक उपयोग करते हैं और जब ये जमीन के अंदर रहता है तो ये मिट्टी की जमीन के अंदर उसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देता है, क्योंकि उसकी मिट्टी को ये अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। आप रिलेट कर सकते हैं इसको अपने शरीर में होने वाली एसिडिटी से। जब हमें शरीर में एसिडिटी हो जाती है तो हम कोई अन्य भोजन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे जमीन की मिट्टी में एसिडिटी हो जाती है तो दूसरे अन्य तत्व जो लेने होते हैं पौधे को, जो मैंने आपको पहले एक स्लाइड में दिखाए थे, वो भी पौधा नहीं ले पाता, क्योंकि जमीन से पौधा जिन भी तत्वों को लेता है ये पीएच पर, ये ह्यूमिडिटी पर, आर्द्रता पर, मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर करते हैं और उसके पीएच पर निर्भर करते हैं। ये मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या भी कम कर देता है जब इसकी मिट्टी की पीएच बदल जाती है। और ये सूक्ष्म जीव बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लाभदायक सूक्ष्म जीव जैसे कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है। आपने दाल कुल के पौधों की जड़ों के अंदर कुछ गांठें देखी होगी, उन गांठों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य जीवाणु जैसे कि केंचुआ, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, उनके भी जीवन चक्र को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से मैं इस स्लाइड में आपको ये बताना चाहता हूं भाइयों कि यूरिया का अधिक प्रयोग करने से ये हमारे वातावरण को बहुत नुकसान करता है। अब हम यदि भविष्य की बात करें, कुछ फोटो आपको नीचे दिख रहे होंगे कि भविष्य के अंदर, आने वाले समय के अंदर 1977 में हम लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन मिला, हम लोगों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया कई सारी फसलों के उत्पादन में। लेकिन आने वाले समय में हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी। और दूसरा फोटो मैंने खेतों के साथ एक शहर को दिखते हुए लगाया है। वो इसलिए लगाया कि जहां पर हमारे खेत थे वहां पर शहर बसने शुरू हो गए। तो मतलब इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हमको कम जमीन पर अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। और आपने ग्राफ में देखा होगा कि हम खादों का तो और प्रयोग करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हमें तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा।
विभिन्न प्रकार की विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हम कम जमीन पर, सीमित संसाधनों पर, सीमित पानी में अधिक फसल का उत्पादन कर सके। फसल की इनपुट की लागत कम हो, फसल की उत्पादन बढ़े, रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो, मिट्टी, हवा, पानी, वातावरण के स्वास्थ्य में सुधार हो और उपज के पोषण की गुणवत्ता हो। आप लोगों ने अक्सर घरों में ऐसी बातें करते सुना होगा या आपस में बातें की होगी कि आजकल तो आलू का वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा, या आजकल गाजर का, मटर का वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा, पालक का वो वाला स्वाद नहीं रहा। तो इन सब के अंदर एक पोषण की गुणवत्ता होती है, चाहे उसके अंदर एक पिगमेंट होता हो, चाहे उसके अंदर प्रोटीन होता हो, कार्बोहाइड्रेट होता हो, या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता हो, उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट आपको वो नहीं मिल पाता। तो हमें भविष्य में ऐसी चीजों का उत्पादन करना पड़ेगा जो बढ़ती हुई जनसंख्या को धान, भोजन प्राप्त करवा सके, और हमारी जो दूसरी आवश्यकताएं हैं और हमारे संसाधन जो कम होते जा रहे हैं, जैसे पहले पानी, मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाता था तो पानी 100-200 फीट पर राजस्थान में मिल जाता था, आज 800-1000 फीट पर मिलता है। तो इस तरीके से जो संसाधन कम हो रहे हैं, उन कम संसाधनों में अधिक उत्पादन को कैसे करें, इसको लेकर आपकी अपनी संस्था इफ्को भी सतर्क है। और इफ्को ने एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित किया है जिसका नाम है इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इस संस्थान में आप देख रहे होंगे बहुत सारे चेहरों को आप जान रहे होंगे इसके अंदर, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, गुजरात सरकार के प्रतिनिधि हैं, इफ्को के प्रबंध निदेशक, मार्केटिंग डायरेक्टर सर हैं। इन प्रतिनिधियों के द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया। इसके अंदर ऐसे अनुसंधान एवं विकास तकनीकों का विकास किया जाता है जिससे कि भविष्य में आने वाली कृषि के चैलेंजेस, कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उत्पादों का विकास कर सकें और विकसित कर सकें। अब नैनो बायोटेक्नोलॉजी, आपने बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत सुना होगा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी का नाम सुना होगा। आपके मन में सवाल आता होगा ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनोमीटर क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम ऐसे अणुओं, संरचनाओं का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। किसान भाइयों, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। आप कुछ संरचनाएं आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 1 मिनट के, 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए मैं आपको सोचने के लिए कहता हूं कि आप सोचिए ये क्या संरचनाएं हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि कुछ 100,000 नैनोमीटर की है, कुछ 68 नैनोमीटर की है, कुछ 32 नैनोमीटर की है। आप सोच रहे होंगे कि पहली संरचना के अंदर कोई लोहे का सरिया है? ये, जबकि ऐसा नहीं है। ये छवियां, ये चित्र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि ये जो चित्र है, वो चित्र, पहला चित्र मानव के सिर का बाल है, दूसरा कोरोना वायरस है जिसे हम सभी प्रभावित हैं आज के समय में, और तीसरा इफ्को के द्वारा विकसित नैनो यूरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं और नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से किन किन चीजों का हल निकाला जा सकता है। इस चित्र को बताने का महज उद्देश्य यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल किस प्रकार से दिखते हैं। इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनके लिए एक सूक्ष्मदर्शी, एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इस नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खास बात है, नैनो पार्टिकल में ऐसी क्या खास बात है? नैनो स्केल कण, जब हम किसी संरचना को नैनो कण में बना देते हैं तो उसका सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप 3 चित्र देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। एक तरफ आप देखेंगे कि एक ईंट मान लीजिए आप इसको, एक ईंट है आपके पास 1 बाई 1 सेंटीमीटर घन आकार की।
इसका सतही क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर। अब मैं इस 1 सेंटीमीटर की घन आकार की ईंट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मिलीमीटर के घन आकार में तोड़ देता हूं, तो इसका सतही क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर हो जाता है। और इसी को मैं यदि 1 बाई 1 नैनोमीटर घन आकार में तोड़ देता हूं, तो इसका जो सतही क्षेत्रफल है कितना हो जाता है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम नैनो स्केल कण बनाते हैं तो इनका कुल सतही क्षेत्रफल अपने वृहद आकार के कणों की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि ये नैनो यूरिया किस प्रकार प्रभावी है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक तरफ कुछ यूरिया के दाने हैं और दूसरी तरफ नैनो यूरिया के कण हैं, जो नैनो पार्टिकल के रूप में आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की इमेज दिख रही है। क्योंकि हम इनको आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज लगाई। किसान भाइयों, एक कण यूरिया का जनरली 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर आकार का होता है, और दूसरी तरफ नैनो यूरिया का एक कण करीब 32 नैनोमीटर का होता है। यदि हम इनके सतही के क्षेत्रफल की बात करें तो 10,000 गुना अधिक है। अब जब सतही क्षेत्रफल इतना अधिक है, सतही क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से इसकी अभिक्रिया भी अधिक है। अब यदि मैं इनको पार्टिकल के रूप में देखूं, यदि अणुओं की संख्या को मैं बराबरी करके देखूं, तो एक यूरिया का पार्टिकल, एक यूरिया का कण 55,000 से अधिक नैनो यूरिया के कण बराबर है, भार के रूप में, प्रभाव के रूप में। अब इनके प्रभाव की बात करते हैं। नैनो यूरिया इफ्को ने एक कॉन्सेप्ट के साथ लाया है जिसका नाम है कम लागत में अधिक लाभ कैसे लें और वातावरण को कैसे फायदा पहुंचाएं और किसानों को अधिक से अधिक कैसे लाभ। इसके कुछ गुण हैं, जैसे कि पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम मात्रा में इसकी आवश्यकता हो, इससे अधिक उत्पादन बढ़े, आर्थिक रूप से सस्ता हो, क्योंकि किसान, यदि कोई हम ऐसी तकनीक बना दें जिसको किसान खरीद नहीं पाए, तो उस तकनीक का किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसको खरीद ही नहीं पाए। लेकिन इफ्को किसानों की अपनी संस्था है, इसलिए हमेशा आधुनिक तकनीकों का विकास ऐसे रूप में बनाता है जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से आसानी से उपलब्ध हो और भारत का किसान विज्ञान की अति आधुनिक तकनीकों को एक सस्ते रूप में, एक आर्थिक रूप से सस्ते रूप में प्राप्त कर सके, और ऐसा खाद जो मिट्टी, हवा, पानी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, और ऐसा खाद जो वनस्पतियों और जीवों के लिए विषैला नहीं हो। नैनो यूरिया की एक बोतल का असर यूरिया के एक बैग के बराबर होता है। अब कैसे होता है मैं इसकी बात आगे करूंगा। और इससे खेत में आज जो आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, इससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में करीब 50% तक की कमी संभव है। यदि आपने प्रधानमंत्री जी को भी लाल किले की प्राचीर से भी बात करते हुए सुना होगा और किसानों के साथ बात करते हुए भी प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, जहां उन्होंने ये बात कही कि क्या हम खेत में यूरिया के प्रयोग को कम कर सकते हैं, और उनका भी यही कहना था कि इससे हमारी मातृभूमि खराब हो रही है, और उनका इशारा भी उसी तरफ था कि इससे हवा में प्रदूषण होता है, इससे जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी होती है, इससे पानी में प्रदूषण बढ़ता है, इससे पौधे के जो उत्पाद की गुणवत्ता है उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होती है अधिक खाद प्रयोग करने से, इसलिए हमें यूरिया के प्रयोग को कम करना चाहिए। किसान भाइयों, जो ये नैनो यूरिया का जो उत्पाद है, इसको पौधों की पत्तियों पर स्प्रे किया जा सकता है। पौधों की पत्तियों के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं, पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करने से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरफ एक किसान खेत में
अपने बैकपैक स्प्रेयर से स्प्रे कर रहा है और दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक ड्रोन से भी स्प्रे किया जा सकता है। तो नैनो यूरिया को पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने के लिए बनाया गया है और जब इसको पौधों की पत्तियों के ऊपर 2 बार स्प्रे करते हैं फसल चक्र के अंदर तो फसल का उत्पादन बढ़ता है। जब हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं उस समय हम 50% तक यूरिया की कमी कर सकते हैं और नैनो यूरिया के 2 स्प्रे करने से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है और वातावरण को भी फायदा होता है। जब हम पौधों की पत्तियों के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं तो पौधे की पत्ती के ऊपर पाए जाने वाले कुछ छिद्र इन नैनो यूरिया के कणों को बहुत आसानी से अपटेक कर लेते हैं। नैनो यूरिया के जो कण हैं वह पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत प्रवाह, विद्युत पार्टिकल की तरह पॉजिटिवली चार्ज रहता है इसका सरफेस, और हमारे पौधे की पत्ती है इसका सरफेस नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो पौधे की पत्ती इसको आसानी से ग्रहण कर लेती है और ये पौधे की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। पौधे की कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पौधे की कोशिका है। ये पौधे की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और पौधे को पूर्ण रूप से ये नाइट्रोजन प्रदान करता है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया को जो हम सबके लिए एक गर्व की बात है कि ये भारत में निर्मित है, किसानों की अपनी संस्था के द्वारा निर्मित है, आपकी अपनी संस्था इफ्को के द्वारा निर्मित है। ये भारत में परीक्षणित है और ये दुनिया में पहली बार है। आप लोगों को शायद पता होगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यूरिया है सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने, हेबर एंड बोस ने डिस्कवर किया था, उन्होंने खोजा था और ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और वहां से भारत ने इस तकनीक को लिया था जिससे हम आज यूरिया बना रहे हैं। लेकिन ये देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आज हम देश के लिए, देश के अंदर और किसानों की अपनी संस्था ने एक ऐसा विकल्प बनाया है जिससे हम रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आप भारत का एक नक्शा देख रहे होंगे इस स्लाइड के ऊपर और कुछ नंबर देख रहे होंगे जिसमें राजस्थान के भी कुछ नंबर हैं जहां के किसान आज इसमें जुड़े हुए हैं और अन्य राज्यों में भी, भारत के सभी राज्यों के अंदर इसका परीक्षण किया गया है और जो नंबर आपको दिख रहे हैं उन खेतों के अंदर, उन संख्याओं में इसका परीक्षण किया गया, उतने केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया। ओवरऑल किसान भाइयों, इसको 94 फसलों पर और किसानों के 11,000 से अधिक खेतों पर, जिसके अंदर 20 से अधिक हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों पर परीक्षण किया गया। मैं आदरणीय वाइस चांसलर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी, इनके विश्वविद्यालय ने भी इसका परीक्षण किया है। किसान भाइयों, आपके ही खेतों पर या आपके आसपास के किसी किसानों के खेतों में भी इसका परीक्षण हुआ है और आपने देखा होगा जब हम पूरे भारत के परीक्षणों का एक औसत निकालते हैं तो औसत रूप से फसल के उत्पादकता में 8% की वृद्धि प्राप्त हुई और इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि खेतों में यूरिया और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 50% की कमी संभव हुई। तो इस प्रकार के नैनो यूरिया को पूरे भारत के में विभिन्न प्रकार की फसलों पर परीक्षण किया गया और ये देखा कि किस तरीके से ये फायदेमंद है। कुछ चलचित्र आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि विभिन्न राज्यों के भारत के किसानों ने इसका परीक्षण किया, विभिन्न प्रकार की फसलों पर परीक्षण किया, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों ने परीक्षण किया, शोध छात्रों ने, शोध वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसर्स ने इसका परीक्षण किया और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया और पाया कि ये फसल उत्पादन को देखता है। एक इसका परीक्षण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हरियाणा के रेवाड़ी में इसका परीक्षण किया गया और कुछ ऐसे और भी परीक्षण किए गए जहां पर इस खाद को ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्रों में या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस जैसे खेतों में, वहां पर इसका परीक्षण किया गया और ये पाया कि
इस खाद को ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस के साथ भी यदि हम प्रयोग करें तो फसल उत्पादन में करीब 12% से अधिक की वृद्धि होती है। और फसल की गुणवत्ता के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये है, इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यदि सरसों की मैं बात करूं तो सरसों के अंदर इसमें तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया है। तो किसान भाइयों, इफ्को का नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उर्वरक है। ये पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। जैसा मैंने बताया पहले, ये प्रयोग करने में आसान है। पानी के साथ मिलाकर पौधों की पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे किया जा सकता है। इसको भारत के वैज्ञानिक संस्थानों ने इसका परीक्षण किया है और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अनुमोदित है और ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो उर्वरक उत्पाद है। नैनो उत्पादों का मूल्यांकन, इन नैनो उत्पादों का जब मूल्यांकन किया है इफ्को इसके अलावा दूसरे भी नैनो उत्पादों का परीक्षण कर रही है और जैसे कि नैनो जिंक, नैनो कॉपर आपने देखा होगा। इन उत्पादों का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों की अनुपालना में किया गया और इन उत्पादों को लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये किसानों को फायदा पहुंचाए, कृषि में सस्टेनेबिलिटी लाए और वातावरण में शुद्धता को बढ़ावा दे। इसको विभिन्न प्रकार के परीक्षण होने के बाद भारत सरकार की एक गाइडलाइन है, इसकी गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। किसी भी प्रकार के नैनो उत्पाद को भारत में प्रयोग करने से पहले एक विशेष प्रकार की गाइडलाइन के अनुसार इसको टेस्ट करना होता है। इफ्को ने इसका टेस्ट किया, भारत सरकार के अधिकारियों ने इसको देखा और भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया गैजेट पब्लिकेशन करके। ये भारत के गैजेट में पब्लिश्ड है, ये एफसीओ में इंक्लूडेड है, एफसीओ में अप्रूव्ड है। किसान भाइयों, एक और चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। जो उत्पादन में फायदा मैंने आपको अभी तक दिखाया या किस प्रकार से ये सुरक्षित है, किस प्रकार से वातावरण को फायदा पहुंचाता है, लेकिन एक और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे खेतों में और आज भी हम सबके खेतों में हम खाद को, यदि यूरिया का एक खाद 45 केजी का होता है, इस तरीके के खाद के बैग को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता होती है। इनको भंडारण करने के लिए बड़े बड़े गोदाम की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमने एक बैग यूरिया की ताकत, एक बैग यूरिया के जो बराबर जो एफिशिएंसी आती है, उसको यदि हमने एक बोतल में, जैसा मैंने नैनो यूरिया का बताया जो आधा लीटर की बोतल है, उसमें कर देते हैं तो उसको हम हमारी जेब में भी ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये भंडारण में भी सहायता करती है, आसान है और इसका परिवहन भी आसान है, इसको हम जेब में भी ले जा सकते हैं। और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय इफ्को ने ये निर्णय लिया है कि इसको आपको यूरिया से भी कम दाम में मिलेगी, तो फायदा पहुंचाएगी फसल उत्पादन में, लाने ले जाने में आसानी है, खेत में रखने में आसानी है। आप यूरिया के बैग को 6 महीने से ज्यादा, 8 महीने से ज्यादा रखते हैं तो वो उसमें कुछ गांठें बन जाती। नैनो यूरिया को आप 2 साल तक रख सकते हैं। नैनो यूरिया की बोतल का असर 1 यूरिया बैग के बराबर है और आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर माननीय प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर युवेश अवस्थी जी, जिन्होंने जो मैं किसानों का परम मित्र उनको कहता हूं, उन्होंने पहले कृषि में क्रांति और भारत को खाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए और सफलतम प्रयासों से देश कृषि में आत्मनिर्भर हो, उसमें अपना योगदान दिया। अब उन्होंने नैनो तकनीक की सहायता से, जिससे वातावरण भी सस्टेनेबल रहे और फसल की उत्पादन भी बढ़े और ऐसी तकनीकों का विकास हो जो विकसित देशों में भी अभी तक
प्रयासरत हैं, ऐसी तकनीकों का विकास भारत के किसानों का उसका फायदा मिले, उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी। मैं इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आप सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि जब भी आपको मौका मिले, इफ्को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में आप पधारें। आपका हार्दिक स्वागत है और विभिन्न प्रकार की तकनीकों को और विकास के बारे में आप जानें। इसके साथ ही मैं इफ्को के सभी ऐसे किसान भाइयों जो इफ्को से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव संगठन से जुड़े हुए हैं, एवं समस्त किसान भाइयों, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्य के किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे उत्पाद नैनो यूरिया का परीक्षण किया। मैं सभी संस्थानों के अधिकारियों का, वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने परीक्षण किया, और मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय और हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर और एंटायर मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में भी हमारा गाइडेंस किया, जिससे कि हम इसको परीक्षण रूप में कर पाए। इसी के साथ मैं मेरी वार्तालाप को खत्म करता हूं, और आपका कोई सवाल हो तो मैं पुनः लेना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एवं माननीय चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब एवं मार्केटिंग डायरेक्टर सर का मैं थैंक यू करता हूं, एंड इफ्को के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया किसानों से बात करने के लिए।